नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल और फ़िलिस्तीन के गज़ा में मौजूद हमास और जिहाद इस्लामी जैसे ग्रुप्स के बीच जंग जारी है। इस जंग में वेस्ट बैंक के रामल्ला में मौजूद महमूद अब्बास की सरकार खामोश है, क्योंकि वो पहले ही इजराइल और अमेरिका की ग़ुलामी कबूल कर चुके हैं। यासर अराफात भी इसी किस्म के फ़िलिस्तीनी लीडर थे, जिन्हें अमेरिका, इजराइल और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों ने फ़िलिस्तीनी लीडर के तौर पर पेश किया था। अब ऐसा लगता है कि महमूद अब्बास ज़ीरो हो चुके हैं। कुछ अमेरिका के ग़ुलाम मुल्कों के लीडर्स महमूद अब्बास और उनके साथियों से बात करके दावा कर रहे हैं कि उन्होंने फ़िलिस्तीनियों के साथ हमदर्दी ज़ाहिर की है। ऐसे पेचीदा हालात में असल झगड़े और उसके लीडर्स को समझने में मुश्किल होती है। इजराइल के क़याम से ही इजराइल और अमेरिका की कोशिश रही है कि जो फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स और उनके लीडर इजराइल के जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उन्हें फ़िलिस्तीनी लीडर नहीं माना जाए, बल्कि उन्हें फ़िलिस्तीनी लीडर माना जाए जो उनके इशारे पर फ़िलिस्तीनियों को इजराइल की तरफ मोड़ते हैं और अपने हकूक़ को भूल जाने की बात करते हैं। आज इस जंग के बारे में गज़ा में पैदा हुए एक बड़े अरब जर्नलिस्ट, लंदन में अरबी अखबार रायल यौम के एडिटर अब्दुल बारी अतवान के तजुर्बात और इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें, ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि लंदन में रहने वाले सीनियर फ़िलिस्तीनी जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान ने मौजूदा इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के बारे में बहुत ही दिलचस्प अंदाज में जंग की ज़मीनी हकीकत से पर्दा उठाया है। उन्होंने हमास के ज़रिए 250 किलोमीटर दूर तक मार करने वाली लॉन्ग रेंज मिसाइल के इजराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के बाद इजराइल के अंदर के हालात का जायज़ा लिया है। जंग के बारे में इजराइल के ज़रिए लगातार झूठ परोसे जाने और फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के मजबूती से लड़ने के जज्बे के बारे में भी उन्होंने काफ़ी गहराई से जानकारी मुहैया की है। आगे बढ़ने से पहले आपको अब्दुल बारी अतवान के बारे में मुख्तसर बता दूं, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि उनकी बात की कितनी अहमियत है। अब्दुल बारी अतवान की पैदाइश फरवरी 1950 में गज़ा पट्टी में देर अल बाला रेफ्यूजी कैंप में हुई थी। रेफ्यूजी कैंप में अपनी स्कूली तालीम हासिल करने के बाद हायर एजुकेशन के लिए वो पहले जॉर्डन और उसके बाद मिस्र चले गए। मिस्र की राजधानी काहिरा में जर्नलिज्म पढ़ने के बाद उन्होंने लीबिया के अल बलाग और सऊदी अरब के मदीना अखबार में काम किया। 1978 में वे लंदन चले गए। वहाँ वे इस वक्त अरबी ज़बान के अखबार रायल यौम के एडिटर हैं। इससे पहले वे 2013 तक लंदन से छपने वाले पैन अरब अखबार अल कुद्स अल अरबी के चीफ एडिटर थे। मैं उनसे एक बार लंदन में इंटरव्यू के लिए मिल चुका हूं। इंटरनेशनल अफेयर्स के बड़े जानकार सीनियर जर्नलिस्ट सईद नकवी भी उन्हें बहुत बड़ा जर्नलिस्ट मानते हैं। अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह के थिंक टैंक उन्हें अक्सर मिडिल ईस्ट के सिलसिले में लेक्चर के लिए इनवाइट करते हैं और उनकी अच्छी जर्नलिज्म की वजह से अरब अवाम में उनकी बहुत इज्जत है। अब्दुल बारी अतवान ने कल ही इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के मौजूदा हालात में इजराइल के ज़रिए लगातार बोले जा रहे झूठ से पर्दा उठाया है और साथ ही बताया है कि हमास के ज़रिए 250 किलोमीटर लंबी रेंज वाले मिसाइल के इस्तेमाल के बाद इजराइल पर कैसी बिजली गिरी है। वो कहते हैं कि हमें इन दिनों जिस बात पर बड़ी हंसी आ रही है वो इजराइल के फ़ौजी स्पोक्स पर्सन की गज़ा में टारगेट किए गए बैंक को मिसाइलों से निशाना बनाने से मुताल्लिक़ बयानबाजी है। इजराइलियों का कहना है कि ये बड़े अहम टारगेट थे, लेकिन पता ये चला है कि ये रिहायशी इमारतें थीं जहां आम शहरियों के घर थे। वो आगे लिखते हैं कि गज़ा पट्टी कोई रूस नहीं है जो ईस्टर्न एशिया से वेस्टर्न यूरोप तक फैला हुआ है।
اور نہ ہی یہ چین ہے، نہ ہی اس کا علاقہ فرانس جتنا بڑا ہے۔ غزہ پٹی تو ایک زمینی پٹی ہے جس کا کل ایریا 150 اسکوائر میل سے زیادہ نہیں ہے، اور اس علاقے میں دنیا کی بہت گھنی آبادی بستی ہے، مگر اس چھوٹی سی جگہ پر بڑی باعزت ریزسٹنس طاقتیں موجود ہیں جو پوری طرح تیار ہیں اور عوام میں جن کی بہت عزت ہے۔ عبدالباری اطوان آگے کہتے ہیں کہ موجودہ جنگ کے شروعاتی 4 دنوں میں جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیلی بھی بری طرح گھر گئے ہیں۔ اس کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ اللوڈ شہر کے بن گورین ایئرپورٹ کو بند کرنا پڑا ہے، مگر اس کا الٹا نتیجہ نکلا کیونکہ اسرائیل نے اس کے بعد ساری اڑانیں رامون شہر کے ایئرپورٹ کی طرف موڑ دی تھی، اور حماس کی قسام بریگیڈ کا میزائل عیاش 250 رامون شہر تک پہنچ گیا، جس کے بعد اسرائیل سے ساری اڑانیں بند ہو چکی ہیں۔ اسرائیل کا کانٹیکٹ اب ساری دنیا سے کٹ چکا ہے۔ غزہ سے یہ ایئرپورٹ 220 کلومیٹر دور ہے جہاں تک حماس کی لانگ رینج میزائل پہنچ چکی ہے۔ عبدالباری اطوان، جن کے تمام عرب ملکوں میں بہترین تعلقات اور سورسز موجود ہیں، وہ اکثر حماس اور فلسطینی اتھارٹی کے لیڈرز سے ملتے رہتے ہیں اور اپنے وطن کے لوگوں سے لگاتار کانٹیکٹ میں رہتے ہیں۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ ان دنوں اسرائیلی سرکار اتنے جھوٹ بول رہی ہے کہ ان کا گن پانا مشکل ہے، مگر 2 جھوٹ بہت بڑے ہیں۔ پہلا اسرائیل کا جھوٹ یہ ہے کہ اس نے غزہ کے بارڈر پر ٹینکوں اور توپوں کو اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ وہ غزہ میں زمینی حملہ شروع کرنے جا رہا ہے، کیونکہ اسرائیلی سرکار کو اچھی طرح معلوم ہے کہ اگر اس نے زمینی کارروائی شروع کی تو یہ فلسطینی جیالوں کے لیے بہت بڑا تحفہ ہو جائے گا۔ غزہ میں رہنے والوں کے پاس اس وقت 2.5 لاکھ سے زیادہ کلاشنکوف رائفلیں ہیں جو عام شہریوں کے ہاتھ میں ہیں۔ فلسطینی لڑاکوؤں کی تو خیر بات ہی الگ ہے۔ اسرائیل کے فارمر پرائم منسٹر ایریل شیرون ایک بار غزہ پٹی میں گھس تو گئے تھے، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اپنے فوجیوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ وہاں بسنے والے 7,000 یہودیوں کے ساتھ اس طرح بھاگنا پڑا تھا کہ پھر کبھی انہوں نے غزہ کی طرف مڑ کر دیکھنے کی ہمت بھی نہیں کی۔ یہ سبق اسرائیل کے لیے ایسا سبق بن گیا جسے وہ کبھی بھول نہیں سکتا۔ یہ واقعہ 2003 کا ہے جسے آپ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اسرائیلی سرکار کا دوسرا سب سے بڑا جھوٹ اسرائیلی انٹیلیجنس منسٹر ایلی کوہن نے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی سرکار نے حماس کی طرف سے جنگ بندی کی ہر پیشکش ٹھکرا دی ہے۔ اس بارے میں ہمیں جو جانکاریاں مل رہی ہیں ان کے مطابق تو نیتنیاہو اب تک مصر کی راجدھانی قاہرہ اور قطر کی راجدھانی دوحہ سے کانٹیکٹ کر کے مدد مانگ چکے ہیں کہ کسی طرح قطر اور مصر کی سرکاریں بیچ میں پڑ کر جنگ بندی کروائیں۔ اس کے جواب میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ اور جہاد اسلامی کے زیاد نخالہ نے کہا ہے کہ ہم 100-200 دن تک لڑائی جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ کہ اب جو میزائل طاقت استعمال ہوئی ہے وہ صرف بانگی ہے۔ انہوں نے عرب بچولیوں سے صاف صاف کہا ہے کہ ہم ایک ہی سوراخ سے 2 بار ڈسے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبدالباری اطوان آگے لکھتے ہیں کہ عیاش 250 میزائل، جس نے اسرائیلی میزائل ڈھال سسٹم یعنی آئرن ڈوم کو بھیدتے ہوئے ساؤتھ فلسطین کے اسرائیلی قبضے والے نقب علاقے میں موجود رامون ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے، وہ اسرائیلی فوجیوں اور سیاسی لیڈرشپ پر بجلی بن کر گرا ہے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا بھاری اور سٹیک میزائل حماس کے پاس موجود ہے۔ آگے جو بات عبدالباری اطوان لکھتے ہیں وہ ان ان بھکتوں کے لیے کافی تکلیف دہ ہے جو اسرائیل کو دنیا کی بڑی طاقت سمجھتے ہیں۔ عبدالباری اطوان نے کہا ہے کہ نیتنیاہو اور ان کے دوست اس وقت جنگ بندی کے لیے پوری جان لگا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک طرف فلسطینیوں کی میزائل طاقت ہے اور دوسری طرف اسرائیل کے است ویست اندرونی حالات ہیں۔ اسرائیل کے اندر عربوں کا انتفاضہ آندولن شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت یافا، حیفا، ام الفہم، نصیرہ، اللد، رملہ، عقا، طبریہ، بیر سبا،
और दूसरे कई शहरों में बसने वाले फिलिस्तीनी सड़कों पर हैं और इजराइल से उनकी लड़ाई जारी है। ये सारे लोग बैतुल मुक़द्दस यानी जेरूशलम के फिलिस्तीनियों के सपोर्ट में सड़कों पर उतरे हैं, जिन पर इजराइल पिछले कई हफ्तों से हमले कर रहा था। ये इंतफाज़ा दरअसल इजराइल के ख्वाब का आखिर है। अतवान आगे लिखते हैं कि मस्जिद अल अक्सा के मूवमेंट ने इस बार सबसे बड़ी जो कामयाबी हासिल की है वो सिर्फ आयरन डोम का नाकाम हो जाना और इजराइल के अंदर जलजले जैसे हालात ही नहीं हैं, बल्कि ज़मीन पर नए समीकरणों यानी डायनामिक्स का क़याम है, जो आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल देने वाले हैं। हम यहाँ इन डायनामिक्स को मुख्तसर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि एक तो गज़ा के फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने ये साबित किया है कि ये अहम नहीं है कि आपके पास कितने सटीक और कितने ताकतवर मिसाइल किस बड़ी तादाद में हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अहम बात आपका इरादा है। यानी वो कह रहे हैं कि फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स की विल पावर बहुत मजबूत है। दूसरी बात यह है कि ईरान, सीरिया और इराक़ी फोर्सेस की तरफ से ये साबित कर दिया गया है कि अगर इजराइल उन पर हमला करेगा तो इस हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और तीसरी बात यह है कि इजराइल की फ़ौजी और इंटेलिजेंस ताकत का हवा अब चकनाचूर हो चुका है। अब फ़िलिस्तीन में महमूद अब्बास जैसे बातचीत की वकालत करने वाले लीडर हाशिए पर चले गए हैं। अब फाइनल बात रेजिस्टेंस ग्रुप्स की होती है। चौथी बात यह है कि जब अकाबा खाड़ी से शुरू होकर भूमध्य सागर यानी मेडिटरेनियन सी तक जाने वाली तेल और गैस की पाइपलाइनों को फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने मिसाइल से निशाना बना लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्राहम अमन समझौते के नाम से होने वाले सारे समझौते बेकार हो चुके हैं। अरब मुल्क इजराइल से समझौते करके इन पाइपलाइनों के रास्ते से अपना तेल यूरोप को बेचना चाहते थे। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल सितंबर में UAE, बहरीन, इन दोनों मुल्कों ने इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मल किए थे और उसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे और कहा यह गया था कि ये अब्राहम समझौता है, इसके तहत ये तमाम अक्सर अरब मुल्क इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करेंगे। अब्दुल बारी अतवान आखिर में कहते हैं कि पूरा इजरायली एजेंडा ही अब रेत की दीवार की तरह ढहता दिखाई दे रहा है। इस एजेंडे के धोखे में दुनिया के कोने कोने से आकर फ़िलिस्तीनी ज़मीनों पर बस जाने वाले यहूदियों के पास अब एक ही रास्ता बचता है कि अपना बोरिया बिस्तर बांधें और जान बचाकर भाग निकलें। आज के इस एपिसोड से आपको काफ़ी गहराई से बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिली है। इजराइल के दोस्त अमेरिका के ख़ास नुमाइंदे मिडिल ईस्ट पहुंच चुके हैं। जॉर्डन, मिस्र और कतर जैसे मुल्क बिचौलिए के तौर पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी गलती यही हो रही है कि अक्सर लीडर्स महमूद अब्बास से बात कर रहे हैं, जो हकीकत में फ़िलिस्तीनियों के लीडर ही नहीं रहे हैं और वो बेअसर हो चुके हैं। हम कल बताएंगे कि आखिर इजराइल और उसके दोस्त मुल्कों में कितनी बेचैनी बढ़ रही है। जब भी इजराइल के दोस्त जंगबंदी की बात करते हैं, उससे इजराइल की कमज़ोरी ही सामने आती है। लेकिन कुछ अंधभक्त हैं कि मुसलमानों से नफ़रत की वजह से इजराइल को ही ताकतवर समझे बैठे हैं। ना उन्हें सऊदी अरब में अमेरिका का पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम यमन के हूतियों के हमलों के सामने नाकाम होता नज़र आ रहा है, और ना ही हमास के हमलों के सामने इजराइल का आयरन डोम फेल होता नज़र आ रहा है। आप बताइए कि आखिर में इस जंग का अंत क्या होने वाला है। अगर फ़िलिस्तीनी सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल बारी अतवान के ज़रिए बताए गए फैक्ट्स पर भरोसा किया जाए तो आपको क्या लगता है कि इजराइल का अंजाम क्या होने वाला है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।